बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस का हमारा जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली हमने सेल के बारे में डिस्कस करना है। सेल के बेसिक जो ऑर्गेनेलिस हैं, जो हमने मैट्रिक लेवल में भी पढ़े हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम बात करते हैं सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, तो इट्स मीन कि हमने इस चीज़ को देखना है कि सेल जो है वो किस तरह से लाइफ का बेसिक यूनिट है, कैसे जो है लाइफ जो है वो सेल पे डिपेंड कर रही है, सेल की वजह से लाइफ किस तरह से जो है वो चल रही है, और कैसे सेल जो है वो लाइफ को बेटर करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमने वर्ड यूज़ किया है सेल, जिसको हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। ये जो सेल का वर्ड है हमारे पास, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, या हम इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं। डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल का जो वर्ड है, इसी से काफ़ी हद तक जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है और इसका रोल जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स मीन, इस डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि से जो लाइफ है उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि लाइफ बनी किस वजह से है, किस वो भी सेल की वजह से बनी है, और लाइफ का जो फंक्शन है, लाइफ का जो सर्वाइवल है, वो भी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि लाइफ का बनना और लाइफ का चलना दोनों जो है वो सेल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे बात की है लाइफ की, तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये जो हम पूरे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पूरे यूनिट के अंदर, कि सेल जो है वो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ का बेसिक यूनिट है। तो ये लाइफ हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज़ लाइफ। हम किस चीज़ को जो है वो लाइफ का नाम देते हैं। नॉर्मली जब हमसे पूछा जाता है कि ज़िंदगी क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जानदार है हमारे सामने, वो सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, तो हम उसे क्या नेम देते हैं कि इसमें ज़िंदगी है। और बेसिकली हम ज़िंदगी को किस चीज़ के साथ, लाइफ को किस चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, ब्रीथिंग के साथ, यानी कि सांस लेने के प्रोसेस के साथ। तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकली लाइफ क्या है, लाइफ की हम डेफिनेशन किस तरह से करते हैं। लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, विच करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो कि डिस्टिंग्विश करेंगी किसमें, अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे सामने दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। तो उन दोनों में कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगी, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होंगी। वो वाली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिक बना रही हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट कर रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इट इज़ लाइफ। अब ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से जो है वो डिफरेंट कर रही हैं। वो करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो रैंक देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा हो, यानी कि उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हो, उसका ब्रीथिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो और वो अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा हो। देन सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ मूवमेंट और लोकोमोशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो मूवमेंट शो करते हैं या लोकोमोशन शो करते हैं। मूवमेंट लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, एज यू ऑल नो, मूवमेंट्स मीन अपनी जो है अपनी जगह पे रहते हुए अपने जो बॉडी पोस्चर्स हैं उनको चेंज करना। जिस तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि प्लांट अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी जगह पे रहते हुए वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ब्रांचेस डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो कर रही होती हैं।
लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन होती है एनिमल्स के अंदर, यानी कि ऐसी हरकत जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्लेस चेंज करता है। जैसे एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेती हैं, दैट इज़ लोकोमोशन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो मूवमेंट शो करेगा, यानी कि या तो अपनी जगह पर रहते हुए ही अपनी बॉडी पोस्चर्स को चेंज करेगा, या फिर वो लोकोमोशन शो करेगा। तो एंटायरली पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव कर जाएगा। Third characteristics, that is living organisms must show reproduction. Reproduction means living organisms must reproduce, they must produce offspring similar to themselves. Similar to themselves, it doesn't mean कि जैसा एक organism खुद है वो वैसा ही अपनी सेम 100% अपनी फोटोकॉपी ऑर्गेनिज्म बनाए, ऐसा नहीं है। सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो अपनी सेम स्पीशी के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो वो ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूस करेंगे, अगर कैट की स्पीशी है तो उनके रिप्रोडक्शन से कैट्स ही रिप्रोड्यूस होंगी, उनके ऑफस्प्रिंग भी कैट ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास उनका अपना जेनेटिक मेकअप होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मेकअप, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन आरएनए, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और वो अपने जेनेटिक्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें ये एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी टू obtain एंड यूज़ एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो उन्होंने एटीपी कहाँ से obtain करनी है, कहाँ से उन्होंने एनर्जी लेनी है, और फिर वो जो एनर्जी उन्होंने ली है उसको उन्होंने यूज़ कैसे करना है, उसको मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कैसे करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू कैरी आउट देयर न्यूट्रिशन प्रोसेस। उन्हें पता है कि उन्होंने फूड कहाँ से obtain करना है, फूड डाइजेशन कैसे होगी, फूड को अपटेक कैसे किया जाएगा, उनका जो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट दीज आर सम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करते हैं। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, इट्स मीन कि उसमें लाइफ प्रेजेंट है, वो लिविंग है। अगर किसी में ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो हम उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो रैंक देंगे। अब ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। अच्छा, नेक्स्ट ये अब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल हमारे पास क्या है, किस तरह से डिस्कवर हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और फर्दर वन बाय वन जो है वो हम इनके पूरे चैप्टर में इनकी जो डिटेल है उसको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल से। हिस्ट्री ऑफ सेल जो है वो इसके बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक आपका नहीं है, आपने जस्ट इसका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कब कब जो है वो सेल की डिस्कवरी में अपना रोल प्ले किया है। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास आते हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर करने में बहुत मेन रोल प्ले किया है, उनका नेम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के ऊपर वर्क किया था, और कब वर्क किया था, इन 1665 के अंदर। इनका बेसिकली वर्क क्या था कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। जो फर्स्ट सेल डिस्कवर है वो रॉबर्ट हुक के नेम है, और इन्होंने जो है वो सेल को डिस्कवर किसके अंदर किया था, कॉक सेल्स के अंदर। इन्होंने कॉक सेल्स के ऊपर स्टडी की थी, और कॉक सेल्स के ऊपर स्टडी करने के बाद इन्हें ये आइडेंटिफिकेशन मिली थी। जब इन्होंने कॉक सेल को जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया तो इन्होंने ये देखा कि कॉक सेल के अंदर इस तरह से नंबर ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस प्रेजेंट हैं, और ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है इन्होंने उसको सेल का नेम दिया था। बेसिकली उस टाइम पे इसको सेल का नेम किस रिजेम्बलेंस की वजह से दिया गया था, क्योंकि ये देखें ये जो एक एम्प्टी बॉक्स है जस्ट लाइक दैट, ये एक सेल से, सेल यानी कि जेल को कहते थे। जेल क्या था, कैद खाना,
एक ऐसा रूम जिसकी सिर्फ जो है वो दीवारें होती हैं उसकी, और उसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो फैसिलिटी नहीं होती थी, उस चीज़ को जो है वो सेल का नाम दिया जाता था। क्योंकि ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं ये भी उनको इसी तरह के नज़र आ रहे थे कि जस्ट उनकी जो है वो वॉल्स प्रेजेंट है, इनसाइड कोई ऑर्गेनाइज कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस रिजेम्बलेंस की वजह से उन्होंने इनको सेल का नेम दिया था। ठीक है, ये जो इनका वर्क है रॉबर्ट हुक का, इनका जो वर्क है वो इनकी एक बुक के अंदर जो है वो पब्लिश किया गया था, और इनकी जो बुक है उसका नेम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक है जिसके अंदर इन्होंने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को, अपनी तमाम स्टडीज़ को जो है वो पब्लिश किया था, और इसके बाद दुनिया के सामने ये एक कंसेप्ट आया था कि सेल क्या है। आफ्टर 1665 बहुत अरसे तक जो है ना ये जो काम है, यानी कि इसी बात पे लोगों का बिलीव था कि ठीक है, कॉर्क के अंदर जो है वो एक एम्प्टी बॉक्सेस मौजूद हैं जिनकी जो अपेयरेंस है वो सेल की तरह है, वो अंदर से एम्प्टी हैं। दैट इसी कंसेप्ट को लेके लोग चल रहे थे टिल 19th सेंचुरी। ये जो कंसेप्ट है ये सेम रहा। 19th सेंचुरी में ये वर्क जो है वो अगेन स्टार्ट हुआ था, और 19th सेंचुरी में जब अगेन वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था तब फर्दर डिस्कवरीज जो है वो सामने आना शुरू हुई थी, जिसमें आप जो आजकल हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर का पता चला था, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिस का पता चला था। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में एक अहम रोल प्ले किया है वो है लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन ने जो अपना वर्क किया था वो किया था 1805 के अंदर। 1805 के अंदर जब इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स की, और अपनी फाइंडिंग्स के बाद इन्होंने जो एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी उसको एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया था, और वो स्टेटमेंट क्या थी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके मतलब जो भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ज़रूरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, वो तमाम की तमाम ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम अ सेल, फ्रॉम अ वेसिकल और फ्रॉम अ सेल। वेसिकल और सेल इन्होंने सेम मतलब एक ही टर्म्स में जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बात वही की थी कि ये जो जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो इन्होंने वही बात की थी कि अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके लिए ज़रूरी है वो किस चीज़ से बनी होगी, सेल से ही बनी होगी। इसके बाद जो है वो लेमार्क साइंटिस्ट थे, और लेमार्क ने जो है वो अपना वर्क किया था इन 1809। 1809 के अंदर लेमार्क ने बेसिकली जो लॉरेंस ओकन है उन्हीं के कंसेप्ट को थोड़ा सा रीमॉडिफाई करके जो है वो पेश किया था। इन्होंने कैसे पेश किया, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी के अंदर जो है वो सेलुलर करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं हैं तो इट्स मीन कि उनके अंदर लाइफ भी प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट क्या दी थी, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, नो बॉडी हैव लाइफ, किसी भी चीज़ में तब तक लाइफ नहीं है तब तक हम उसको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो रैंक नहीं दे सकते जब तक इसके जो पार्ट्स हैं वो सेलुलर नहीं हैं। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी कंस्टिट्यूट्स हैं, वो सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रख रहे, इट्स मीन कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट बारोन। रॉबर्ट बारोन जो है ये बेसिकली वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। जब रॉबर्ट बारोन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये जो सेल के बारे में कंसेप्ट है वो एंटायरली चेंज हो गया, और ये जो आइडिया था कि सेल इज़ अ एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस को भी जो है वो इस आइडिया को भी रीमॉडिफाई कर दिया गया, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर ही डिस्कवर हुआ था। तो इनके अकॉर्डिंग अब जो स्टेटमेंट जो है वो सामने आई वो ये आई कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिस या बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है वो सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स या सेल थ्योरी की जो वैलिडेशन एक्सेप्शंस है वो पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो दो जो हमने एक पहले डिस्कस किया है अभी के सेल की डिस्कवरी चल रही है, डिफरेंट साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सेल के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं।
तो इन्हीं साइंटिस्ट में दो साइंटिस्ट थे जिनका नेम था शील्डन एंड शवान। शील्डन एंड शवान जो है, इनमें से एक जो है वो जोलॉजिस्ट थे और बोटेनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था, शील्डन और शवान ने जो है वो सेल थ्योरी पे काम किया था। सेल थ्योरी पे बेसिकली कैसे काम किया था कि इन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क किया। शील्डन जो थे वो बेसिकली बोटेनिस्ट थे। इन्होंने जो है वो बॉटनी के ऊपर काम किया था, प्लांट्स के ऊपर काम किया था। और जो शवान थे वो एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एनिमल्स के ऊपर काम किया था। एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर जब इन्होंने सेपरेट वर्क किया तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो सेम थी, और इनकी जो सेम फाइंडिंग्स थी वो किस सूरत में सामने आई हैं, वो सेल थ्योरी की सूरत में सामने आई हैं। अब जो सेल थ्योरी है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सेल थ्योरी की हम डेफिनेशन किस तरह से, सेल थ्योरी जो है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी जो बेसिक्स जो है वो कुछ पास्टुलेट्स हैं। पास्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये रिपीटेडली पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द पास्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। Basically, there are three postulates of cell theory which completely describe their findings. Three postulates कौन कौन से हैं? First postulate is cell is the fundamental unit of life. सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है किसका, लाइफ का। वही बात है कि सेल की वजह से ही जो लाइफ है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और सेल की वजह से ही लाइफ जो है उसका फंक्शन चल रहा है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड postulate is all organisms composed of cell. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। और सेल्स जो हैं वो एक सेल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड postulate इज सेल कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक जो न्यू सेल बनना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे मौजूद जो ओल्ड सेल है, जो पहले वाला सेल है, उसी से अराइज करेगा। अगर किसी जगह पे ओल्डर सेल मौजूद नहीं है तो वहाँ से हम एक न्यू सेल जो है वो किसी भी सूरत ओरिजिनेट नहीं करवा सकते। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेल को जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसको अगर लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है या इसको जो है वो अराइज करवाया जा सकता है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि सेल जो है वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग एक ओल्ड सेल मौजूद हो और उससे जो है वो एक नया सेल बने। अब सेल थ्योरी के ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ्स भी हैं और कुछ इनकी एक्सेप्शंस भी हैं। प्रूफ्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को हम नेम देते हैं दैट इज़ वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी। यानी कि सेल थ्योरी को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हाउ कैन यू प्रूव द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एंड हाउ कैन यू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ सेल थ्योरी। अच्छा जी, फर्स्ट देखें, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट हुई है। इट्स मीन कि जो सेल है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि वो बेसिक है, एक बुनियाद है लाइफ की, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। इसको हम किस तरह से जो है वो वैलिड कर सकते हैं कि सेल जो है वो इजीली जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इन सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। जब भी जो है वो सेल जो है इसको एक अकेला सेल है तो उसको जो है वो इजीली सरवाइव किया जा सकता है। उसको जो है वो बहुत मतलब इजीली जो है वो अपने आप को वो जो है वो मेंटेन कर सकता है। इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल है और हमें पता है कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल है दैट इज़ नोन एज टिश्यू। इस टिश्यू में से हम क्या करते हैं, कोई भी जो एक सेल है उसको सेपरेट करवा लेते हैं। अब ये जो सेपरेटेड सेल है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही ये टिश्यू से सेपरेट हुआ है तो इस सेल की डेथ हो जाए। ये सेल जो है वो सेपरेट होने के बाद भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा और इसीलिए जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सकेगा। सेकंड वैलिडेशन
सेकेंड वैलिडेशन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद है और सेल जो है वो सबसे बेसिक, सबसे छोटा यूनिट है। तो सेकंड वैलिडेशन पॉइंट ये है कि अब तक की जितनी भी स्टडीज़ हैं उन स्टडीज़ के मुताबिक कोई भी चीज़ जो है वो सेल से छोटी डिस्कवर नहीं की जा सकी। सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसलिए सेल ही जो है वो बेसिक यूनिट है और तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल पे ही कंसिस्ट करते हैं। थर्ड हमारा पोस्टुलेट क्या था कि सेल कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी जो है वो इससे वैलिडेशन इसकी क्लियर है कि सेल को जो है वो कल्चर नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास स्टेराइल मीडिया होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, उस स्टेराइल मीडिया के अंदर किसी भी तरह से सेल को जो है वो कल्चर नहीं किया जा सकता, उसको जो है वो आर्टिफिशली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह इन वैलिडेशन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं वो सारे प्रूव हो जाते हैं और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो सेल थ्योरी की पास्टुलेट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अच्छा जी, अब जो सेल थ्योरी है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मीन्स के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं यहाँ पे सेल थ्योरी के ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। अब वो थ्योरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी कि हमने क्या किया कि सेल जो है वो लाइफ का यूनिट है, तो इनके जो है वो एप्लीकेबल होने के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ पे हम इन पॉइंट्स को अप्लाई कर रहे हैं उसमें लाइफ मौजूद हो, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। अगर उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई एक आध करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है तो इट्स मीन कि ये जो पास्टुलेट्स हैं वो उन पे अप्लाई नहीं हो सकेंगे। अब इनकी जो एक्सेप्शंस हमारे पास आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सेल जो है वो एक्सेप्टेड है, वायरस के ऊपर जो है वो सेल थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है वायरस के ऊपर सेल थ्योरी क्यों अप्लाई नहीं होती? बिकॉज वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, वायरस के अंदर सेलुलर करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं हैं। जब उनके अंदर सेलुलर करेक्टरिस्टिक्स ही मौजूद नहीं है तो इट्स मीन हम उनके ऊपर सेल थ्योरी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास एक्सेप्शन आती है सेल थ्योरी की, दैट इज़ वायरोड्स एंड पायरॉन्स। वायरोड्स एंड पायरॉन्स क्या है? ये भी बेसिकली जो है वो वायरसिस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वायरोड्स आर स्मॉल इन्फेक्शियस जो है पार्टिकल्स हैं और पायरॉन्स क्या हैं? दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो कि एक्ट करती हैं एज अ वायरस। अब इनके अंदर भी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर भी इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये अपनी एनर्जी खुद प्रिपेयर कर सके, अपने आप को खुद सर्वाइव करवा सकें, इसलिए ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते। ये वायरस लाइक हैं, इसलिए इनके ऊपर भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा जो है वो सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती ऑन मेच्योर रेड ब्लड सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स के ऊपर जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती बिकॉज दे कंटेन नो न्यूक्लियस एट द मेच्योरिटी। जैसे ही रेड ब्लड सेल मेच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस भी जो है वो लॉस डिशोनेट हो जाते हैं। इसी तरह जो सीव ट्यूब एनिमल्स हैं, फ्लोइम एनिमल्स हैं, जैसे ही वो भी मेच्योर होते हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है, उनका न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है। इसलिए जब उनका न्यूक्लियस ही नहीं है तो इट्स मीन कि उनके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा सेल थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती ऑन साइनोसिटिक हाइफी। साइनोसिटिक हाइफी क्या है? बेसिकली हाइफी जो है वो बेसिक यूनिट होते हैं फंजाई के। इनके अंदर क्या होता है कि इनके इनके ऊपर जो है वो सेल थ्योरी क्यों अप्लाई नहीं हो रही? बिकॉज दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस मौजूद है। साइनोसिटिक हाइफी क्या है? ये इस तरह से एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, इनके अंदर किसी किस्म की सेपरेशंस नहीं होती और विदाउट एनी सेपरेशन ऑफ सेल वॉल जो मल्टी न्यूक्लियस हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस जो है वो सेल वॉल की मदद से एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, यानी कि इनके अंदर डिफरेंट सेल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, इनके इसलिए इनके ऊपर भी क्या होता है, सेलुलर थ्योरी अप्लाई नहीं होती।
इसके अलावा जो प्रोटोजवान्स होते हैं, प्रोटोजवान्स के ऊपर भी जो है वो सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, और प्रोटोजवान के ऊपर भी सेल थ्योरी के अप्लाई ना होने की रीजंस क्या है? बिकॉज प्रोटोजवान्स आर आल्सो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जी ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो आज का फर्स्ट लेक्चर था। होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।